नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। ट्रंप के तेवर से दुनिया घबराई हुई है। अभी तो ट्रंप ने सत्ता भी नहीं संभाली, लेकिन उन्होंने फैसले लेना शुरू कर दिया है और ट्रंप के टारगेट पर इस समय हिंदुस्तान भी आ गया है। उन्होंने हिंदुस्तान को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि वो ब्रिक्स से दूर रहे। अगर ब्रिक्स ने अमेरिका को चुनौती दी तो हिंदुस्तान का व्यापार बंद करा देगा अमेरिका। इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। सीरिया में तख्ता पलट के करीब विद्रोही रूस की हुई एंट्री। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम को लेकर हमास का बड़ा दावा। और चलते चलते में देखेंगे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती सख्ती। तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने से पहले ही दुनिया को धमका रहे हैं। ट्रंप की धमकी से कनाडा, यूक्रेन और इजराइल के साथ ही पूरा नाटो मुश्किल में दिखाई दे रहा है। और अब ट्रंप ने हिंदुस्तान को भी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका के लिए चुनौती बना तो वो हिंदुस्तान का व्यापार बंद करा देंगे। दरअसल हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान समूह में शामिल 9 देशों में साझा मुद्रा के चलन पर भी शुरुआती चर्चा हुई। हिंदुस्तान ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में शामिल है और अगर ब्रिक्स की साझा मुद्रा आती है तो यह अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को तोड़ सकती है। इसी का डर अमेरिका को दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने इसे लेकर सख्त चेतावनी देते हुए पोस्ट किया। ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम खड़े होकर देखते रहे, ऐसा आइडिया अब खत्म हो चुका है। हमें इन देशों से ये प्रतिबद्धता चाहिए कि वे ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, न ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य करेंसी का समर्थन करेंगे। अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और उन्हें शानदार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उत्पाद बेचने को गुड बाय कहने के लिए तैयार रहना होगा। वे किसी और मूर्ख को खोज सकते हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स की करेंसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगी और जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे अमेरिका को अलविदा कह देना चाहिए। अमेरिका की यह धमकी सीधे सीधे हिंदुस्तान को बड़ी चेतावनी मानी जा रही है, क्योंकि रूस पर अमेरिका पहले से ही प्रतिबंध लगाए हुए है। चीन पर ट्रंप ने पहले ही टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हिंदुस्तान को ही अमेरिका की यह सीधे सीधे धमकी मानी जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका से न केवल सामान आयात करता है बल्कि बड़ी मात्रा में कई सामान निर्यात भी करता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2023-24 में हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस दौरान हिंदुस्तान ने अमेरिका को 41.6 अरब डॉलर का निर्यात किया था। यानी हिंदुस्तान को बड़ा झटका देने की तैयारी अमेरिका ने कर ली है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप का शासन हिंदुस्तान पर भारी पड़ सकता है। वैसे ब्रिक्स देशों की बात करें तो इसमें ब्राजील, रूस, हिंदुस्तान, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। आपको बता दें कि इस साल अक्टूबर में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर डॉलर को हथियार बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका डॉलर का इस्तेमाल हथियार के तौर पर करता रहेगा तो हमें इसका विकल्प खोजने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। रूस ने विशेष रूप से एक नई भुगतान प्रणाली के निर्माण पर जोर दिया, जो ग्लोबल बैंक मैसेजिंग नेटवर्क का विकल्प प्रदान करेगी और मॉस्को को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने और भागीदारों के साथ व्यापार करने की अनुमति देगी। और इसे ही लेकर अब ट्रंप भड़के हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सीरिया में असद सरकार के तख्ता पलट की। सीरिया में अमेरिका समर्थित आतंकवादी ग्रुप ने देश के दूसरे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है। सरकारी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अलेप्पो शहर में आतंकियों ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। लेकिन अब बशर अल असद की सत्ता को बचाने के लिए रूस और ईरान खुलकर सामने आ गए हैं। रूस ने तो अपनी सेना ही उतार दी है और आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक और बड़े जंग की संभावनाएं तेज हो गई हैं। हयात तहरीर अल शाम HTS ये वो समूह है जिसके लड़ाके बशर अल असद को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जो युद्धग्रस्त देश में साल 2000 से शासन कर रहे हैं। विद्रोही समूहों ने आधिकारिक तौर पर 50 से ज्यादा नगरों और गांवों पर नियंत्रण का दावा किया है। वे शहर के पश्चिमी जिलों में भी प्रवेश कर रहे हैं, जो कि असद की सत्ता के कब्जे वाले क्षेत्र हैं। इस बीच सीरिया की सरकार भी खोई हुई जमीन को फिर से वापस पाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसमें उसकी रूस की तरफ से खुलकर मदद की जा रही है। रूस ने विद्रोहियों पर जमकर बमबारी की। रूसी सेना ने बताया कि पिछले 24 घंटे की एयर स्ट्राइक में 300 विद्रोही लड़ाकों को मार गिराया है। बता दें कि HTS को अलकायदा की तर्ज पर शुरू किया गया था। जैसे अलकायदा को पहले अमेरिका के समर्थन से ताकत मिली, वैसे ही HTS भी अमेरिकी समर्थन से फल फूल रहा है।
इसका मकसद सत्ता हासिल करना है। एक तरफ अमेरिका यूनाइटेड नेशन में इसे आतंकवादी समूह मानता है, लेकिन दूसरी तरफ वो तुर्की के साथ मिलकर इसे हथियार और दूसरी जरूरी मदद भी पहुंचा रहा है। दरअसल अमेरिका और एसटीएस का एक ही मकसद है, असद को सत्ता से हटाना। असद को रूस का समर्थक कहा जाता है और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर विद्रोही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो असद सरकार को बचाने के लिए रूस उतनी ही ताकत से उन पर हमला करेगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका विद्रोहियों की मदद। ऐसे में रूस और अमेरिका के बीच सीरिया में प्रॉक्सी वॉर शुरू हो सकता है, यानी आने वाले समय में सीरिया में युद्ध और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। और अब अगली खबर में बात इजराइल पर लगे बड़े आरोपों की। लेबनान के साथ इजराइल ने युद्ध विराम समझौता किया है, लेकिन इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि उसने समझौते के बावजूद लेबनान में एयर स्ट्राइक की है। दक्षिणी लेबनान पर भी इजरायली हमले हुए और हिजबुल्लाह ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। उधर समझौते के तीसरे दिन हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने बयान जारी किया। उन्होंने समझौता लागू करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये घोषणा करने का फैसला किया है कि एक आधिकारिक युद्ध में हम एक बड़ी जीत की ओर है, जो साल 2006 में मिली जीत से भी बड़ी है। लेकिन जिस तरह से इजराइल बार बार लेबनान में हवाई हमले कर रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये युद्ध विराम समझौता ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। इस बीच दक्षिणी लेबनान में घर लौटने वालों का तांता लगा हुआ है, जबकि उत्तरी इजराइल में लोग अपने घर लौटने को तैयार नहीं दिख रहे। उन्हें अपनी जान का खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल बार बार युद्ध विराम समझौते को तोड़ता रहा तो वो जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस बीच गजा में हमास की तरफ से भी युद्ध विराम की चर्चा शुरू करने का दबाव अमेरिका और यूरोप पर बनाया जा रहा है। हमास की तरफ से एक इजरायल अमेरिकी बंधक का वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई की अपील कर रहा था। बंधक का वीडियो सामने आते ही उसके परिवारों के फोरम ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप से अपील की कि वे बंधकों की रिहाई के लिए अपनी कोशिशों को बढ़ाएं, क्योंकि बंधकों की जान खतरे में है। नेतन्याहू ने इस वीडियो को क्रूर मनोवैज्ञानिक युद्ध बताया और कहा कि इजरायल बंधकों को घर वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। बता दें कि एडन अलेक्जेंडर का 7 अक्टूबर 2023 को गजा में हमास के हमले के दौरान अपहरण कर लिया गया था। गजा में अभी भी 101 विदेशी और इजरायली बंधक हैं, जिनमें से लगभग आधे जीवित हैं। 20 साल के इजरायली बंधक एडन अलेक्जेंडर की मां येल ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखकर बहुत दुख महसूस किया, जिसमें उनका बेटा दीवार के सहारे एक अंधेरी जगह पर बैठा था और उसने अपना नाम, परिवार, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप से अपील की थी। येल ने अपने बेटे की रिहाई की उम्मीद जताते हुए कहा कि एडन और दूसरे बंधकों के लिए यह समय बेहद कठिन है। और अब चलते चलते में देखेंगे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती सख्ती को। हिंदुस्तान के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गई है। इस्कॉन को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब इस्कॉन मंदिर के एक और पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। तख्तापलट के बाद से ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। बीते दिन 3 मंदिरों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर भी काफी विवाद देखने को मिला। उनकी रिहाई की मांग हो रही है, लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इस बीच ये दूसरी गिरफ्तारी सामने आई है। ऐसे में पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया है और इसका असर हिंदुस्तान तक देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता राधा रमन दास ने ट्वीट कर बताया कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के एक और ब्रह्मचारी श्यामदास प्रभु को चट्टोग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक और ट्वीट की, जिसमें श्यामदास प्रभु की फोटो शेयर करके लिखा कि क्या ये आपको आतंकवादी दिखते हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश में बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं बांग्लादेश ये दावा कर रहा है कि वहां अल्पसंख्यकों पर कोई हमला नहीं हुआ। बांग्लादेश ने यह दावा यूएन में किया है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में बांग्लादेश के दूत और स्थायी प्रतिनिधि तारिक मोहम्मद अरिफुल इस्लाम ने कहा कि हम बेहद निराशा के साथ ये कहते हैं कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी को कुछ वक्ताओं ने गलत रूप में लिया है, जबकि हकीकत में उन्हें विशिष्ट आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया था। हमारी अदालत इस मामले पर विचार कर रही है। यानी एक तरह से बांग्लादेश ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है, जबकि तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयान कर रही हैं। बता दें कि हिंदुस्तान ने भी इन घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। इससे दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच कूटनीतिक विवाद पैदा हो गया है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ। नमस्कार।